यदि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कॉम्प्लेक्स में सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, तो उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं करते हैं। यदि हम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो हम मैग्नेटिक मोमेंट को निकाल सकते हैं। उसके लिए एक फॉर्मूला होता है μs इक्वल टू √n+2 बोर मैग्नेटन। यानी कि इस फॉर्मूले में यदि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको पता है तो आप मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हो। यदि आपको मैग्नेटिक मोमेंट पता है तो आप नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हो। तो ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को निकाल सकते हैं। म्यूएस होता है स्पिन ओनली मोमेंट, और यहाँ पर n है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तीसरा एप्लीकेशन यहाँ पर हम निकाल सकते हैं स्टेबलाइजेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। स्टेबलाइजेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। कोई एक पर्टिकुलर ट्रांजिशन मेटल किस ऑक्सीडेशन स्टेट में एक पर्टिकुलर लिगेंड के साथ स्टेबल है या स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर रहा है, तो हम क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी के थ्रू निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यदि हम CO3+ यानी कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में लें और CO2+ यानी कि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में लें और लिगेंड हमने यहाँ पर NH3 एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड सजेस्ट कर लिया, ले लिया उसको, और जब हम NH3 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो CO3+ और CO2+ दोनों के लिए क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी निकालेंगे। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड में CO3+ यानी कि B में कितने इलेक्ट्रॉन्स है 6, और CO2+ यानी कि D में इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट है 7। अब दोनों के लिए स्ट्रॉन्ग फील्ड में आप क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी के लिए फिलिंग कर लेंगे। ये आपके हो गए T2Z और ये हो गए EZ। ठीक है, यहाँ पर NH3 हमने ले लिया CO NH3 का होल 6। अब हमें ये देखना है यहाँ +3 ज्यादा सही रहेगा या +2। तो क्या करेंगे, जब CO3+ कंडीशन में है तो इलेक्ट्रॉन हम क्या करेंगे, आपको पता है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड में पहले इलेक्ट्रॉन पेयर अप होते हैं तब दूसरे इजी ऑर्बिटल्स में जाते हैं। यहाँ पर 7 है तो 6 तो T2Z में चले जाएंगे और 1 इलेक्ट्रॉन इजी में पहुंच जाएगा। अब आप क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी निकाल लीजिए, -4 × 6 + 3p, 3 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो कितना हो गया -24 + 3p। D7 के लिए निकाल लीजिए, -4 × 6 + 6 × 1 यानी कि +3p, -18 dq + 3p। यहाँ पर dq जरूर लिख लीजिएगा। ठीक है, तो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी किसके लिए ज्यादा है, जब कोबाल्ट 3+ कंडीशन में है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तब क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ज्यादा है। इसलिए ये 3+ कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा और 2+ कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं करेगा। तो ये हम यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ कॉम्प्लेक्सेस निकाल सकते हैं। स्टीरियोकेमिस्ट्री स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ complexes। फॉर एग्जाम्पल CO2+ यानी कि कौन सा D9 सिस्टम हो गया, और D9 सिस्टम
प्रेफर करता है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। यानी कि Cu2 प्लस स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस फॉर्मेशन के लिए ज्यादा। इसी तरह से हम निकेल 2 प्लस यानी कि D8 लेते हैं यदि सिस्टम, तो इसके लिए क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस के लिए ही ज्यादा होती है। यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म नहीं होंगे Cu2 प्लस के साथ, क्योंकि D9 की कंडीशन में स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, जबकि निकेल में भी वही कंडीशन है, D8 है, यहाँ भी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म होते हैं। तो इस तरह से हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स की क्या ज्योमेट्री होनी चाहिए यदि हमें क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी पता है। इस और एक आप और प्रॉपर्टी निकाल सकते हैं, यदि आपने क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी का एप्लीकेशन देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि ये जो आपके कैटायंस फॉर्म हो रहे हैं, ये जो ज्योमेट्री है, ये सारा आपका क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी पर डिपेंड करता है। और ऑक्टाहेड्रल में एक चीज और देखने को मिलती है जो हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी या और जगह एक्सप्लेन नहीं कर सकते, वो हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। डिस्टॉर्शन होता है, डिस्टॉर्शन इन octahedral complexes। octahedral complexes में डिस्टॉर्शन क्यों होता है? इसका रीजन ये है कि यदि T2Z ऑर्बिटल्स हैं, इन ऑर्बिटल्स में यदि सिमेट्री नहीं है, अनसिमेट्रिकल हैं, तो ये डिस्टॉर्शन क्रिएट करेंगे। बट T2Z ऑर्बिटल्स के कारण डिस्टॉर्शन कम होता है, EG ऑर्बिटल्स के कारण डिस्टॉर्शन ज्यादा होता है। यदि EG ऑर्बिटल्स अनसिमेट्रिकल हैं तो डिस्टॉर्शन ज्यादा होगा। हाई डिस्टॉर्शन EG के कारण क्यों होगा? इसका रीजन ये है कि T2Z ऑर्बिटल्स होते हैं ऑक्टाहेड्रल फील्ड में, ये लिगेंड के एक्सिस पर नहीं होते हैं, और चूंकि लिगेंड के एक्सिस पर नहीं होते हैं इसलिए इनमें आप जब भी डिस्टॉर्शन देखोगे तो T2Z और EG के बीच में स्प्लिटिंग होती है। स्प्लिटिंग कब ज्यादा होगी? जब एक्सिस के अलोंग लिगेंड्स लगे हों। तो जो T2Z के ऑर्बिटल्स होते हैं ये कहाँ होते हैं? ये एक्सिस के अलोंग नहीं होते हैं, इसलिए यदि इसमें चेंज होता है, ये अनसिमेट्रिकल हैं, तो इतना डिस्टॉर्शन नहीं होगा जितना कि यदि EG ऑर्बिटल्स अनसिमेट्रिकल हैं। क्यों? क्योंकि EG ऑर्बिटल्स की जो भी लिगेंड्स लगे होते हैं वो EG ऑर्बिटल्स के ही फील्ड में होते हैं। EG ऑर्बिटल्स यानी कि dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर। तो ये x, y और z एक्सिस पर होते हैं और हमारे ऑक्टाहेड्रल फील्ड में लिगेंड भी x, y और z एक्सिस पर लगे होते हैं। इसीलिए EG ऑर्बिटल यदि अनसिमेट्रिकल है तो डिस्टॉर्शन ज्यादा होगा। और यहाँ पर आप एक चीज देख लीजिए, सिमेट्रिकल कैसे, आप कैसे फाइंड आउट करोगे कि ये सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है? तो यदि T2Z 3 EG 2 यानी कि हाफ फील्ड, जब हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स होते हैं तो वो कैसे होते हैं? सिमेट्रिकल होते हैं। इसी तरह से T2Z 6 और EG 4 ये क्या हो गया? फुल्ली फील्ड। और ये जब ये दो कंडीशन होती हैं तो क्या होते हैं? सिमेट्रिकल होते हैं। तो सिमेट्रिकल कंडीशन में डिस्टॉर्शन नहीं होगा। बाकी जब ये अनसिमेट्रिकल कंडीशन में ऑर्बिटल्स होंगे तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में डिस्टॉर्शन आ जाता है। तो एक ही चीज भी आप क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन या क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के थ्रू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्रिस्टल फील्ड पैरामीटर्स। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो क्रिस्टल फील्ड पैरामीटर्स को अफेक्ट करते हैं? तो पहला है नेचर ऑफ मेटल कैटायन।
यानी कि मेटल कैटायन का नेचर कैसा है। यदि फॉर एग्जाम्पल 1 डिफरेंट चार्जेस ऑन सेम मेटल कैटायन, एक ही मेटल कैटायन है और उस पर चार्ज अलग है, यानी कि उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अलग है, तो उसकी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी भी चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल CO H2O का होल 6 2 प्लस CO H2O का होल 6 3 प्लस, यानी कि इसमें एक पोजीशन में क्या है डेल्टा O, यानी कि क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी आपको निकालनी है। किसके लिए? जब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी होती है 9300 cm-1 और यहाँ पर होती है 18600 cm-1। आप देख रहे हैं कि जैसे चार्ज बढ़ रहा है यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है, प्लस चार्ज किस पे बढ़ रहा है? मेटल कैटायन पर, तो उसकी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी भी बढ़ रही है। तो इसका मतलब है कि यदि कैटायन पे चार्ज ज्यादा है तो उसकी अट्रैक्शन पावर ज्यादा होगी, और अट्रैक्शन पावर ज्यादा होने के कारण वो क्या करेगा? लिगेंड को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, और जो डी ऑर्बिटल्स है उसमें स्प्लिटिंग ज्यादा होगी, और स्प्लिटिंग ज्यादा होने के कारण क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। तो यहाँ से आप ये फाइंड आउट कर सकते हो। इसी तरह से ये आपने एक लिया, डिफरेंट चार्जेस ऑन डिफरेंट मेटल कैटायंस। यदि हम दो डिफरेंट मेटल कैटायंस ले लें और उसमें चार्जेस डिफरेंट हो, यहाँ पर हमने वेनेडियम ले लिया और यहाँ पर क्रोमियम, ठीक है। अब ये आपने 2 प्लस है, यहाँ पर 3 प्लस है, यहाँ पर आपकी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी चेंज हो जाएगी। तो आप देखेंगे जब 2 प्लस कंडीशन है तो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी आपकी अलग हो जाती है, और जब कंडीशन आपकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो आपकी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो जाती है। यानी कि यदि आप मेटल कैटायन को चेंज भी कर रहे हैं तब भी आप देख रहे हैं कि जो मेटल पे चार्ज है उसी के अकॉर्डिंग क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी बढ़ रही है, यानी कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ज्यादा है। तो यहाँ पर आपने एक चीज देख ली कि चार्ज का कितना यहाँ पर इफेक्ट पड़ रहा है किसी भी कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन में। क्यों? सीधी सी बात है कि डिफरेंट मेटल कैटायंस हो और चाहे सेम मेटल कैटायंस हो, यदि चार्ज ज्यादा होगा तो वो क्या करेगा? उसकी अट्रैक्शन पावर ज्यादा होगी, अट्रैक्शन पावर ज्यादा होगी तो डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग भी ज्यादा होगी। इसी तरह से थर्ड आपका नेचर, यदि मेटल में आपके डी क्वांटम नंबर n, ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यदि चेंज हो रहा है तो आपके मेटल कैटायन की एनर्जी में चेंज होगा। यानी कि क्वांटम नंबर यदि 3D है, 4D है, 5D है, तो 3D की क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी 4D से 30 to 50% नंबर इंक्रीज होने के साथ क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी बढ़ जाती है। यदि यहाँ पर 3D ऑर्बिटल्स हैं और क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी जो भी है यदि 4D होगा, यानी कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज से सेकंड ट्रांजिशन सीरीज में जाएंगे तो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी में 30 to 50% इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, हमने मान लीजिए 3D सीरीज कंसीडर की तो इसकी लगभग एनर्जी होती है 23,000। इसी तरह से यदि हमने यहाँ पर 4D लिया तो इसकी लगभग 34,000 के करीब क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी आती है।
यहीं पर यदि हमने 41 आ जाएगी यदि हमने एक नंबर 5D सीरीज ले ली तो यानी